गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं भारत धिंगरा आज आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 10 का पार्ट 6 जो है रासायनिक अभिक्रिया व उत्प्रेरक। इसका पार्ट 3। पिछला पार्ट जो हमने पार्ट 2 पढ़ा था उसमें रासायनिक अभिक्रियाओं के मैंने आपको प्रकार बताए थे और 5 प्रकार जो मैंने आपको बताए थे उनको रिकॉल कीजिए। योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया, अपघटन या वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया और उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये 5 तरह की रासायनिक अभिक्रिया मैंने आपको बताई थी। आज इन्हीं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार को हम और 2 तरीके से पढ़ेंगे। उनमें से पहला आधार है कि रासायनिक अभिक्रिया को होने में लगने वाला समय। रासायनिक अभिक्रिया क्या थी? वह घटना जिसमें क्रियाकारक आपस में क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं, क्रियाफल बनाते हैं, उसे आप रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो क्रियाकारक से उत्पाद बनने में यानी रासायनिक अभिक्रिया के होने में कितना समय लग रहा है, इसके आधार पर हम रासायनिक अभिक्रियाओं को 2 भागों में बांटते हैं, मंद अभिक्रिया और तीव्र। मंद नाम से स्पष्ट है, धीमी अभिक्रियाएं। तीव्र तेज अभिक्रियाएं। तो कौन सी अभिक्रियाएं हैं जो धीमी गति से होती है, कौन सी अभिक्रियाएं हैं जो तेज गति से होती हैं? हम कहते हैं कि कुछ गाड़ियां ऐसी होती हैं जो धीरे चलती है और कुछ गाड़ियां ऐसी होती है जो तेज चलती है। साधारण स्थिति में बात करें तो तुलना करके हम कह पाते हैं, जनरली हम कहते हैं कि सर साइकिल मोटरसाइकिल से या बाइक से धीमी चलती है, मंद है उसकी गति। हम कहते हैं सर मोटरसाइकिल कार से मंद चलती है, सर कार हवाई जहाज से मंद चलती है। तो गाड़ियों के लिए आपने कह दिया कि सर ये धीरे। अब मोटरसाइकिल साइकिल से तो तेज है, लेकिन कार या हवाई जहाज से वो क्या है, धीरे दौड़ पाती है। इसका मतलब एक ही चीज कभी तेज भी हो सकती है तो कभी धीमी भी हो सकती है। तो यहाँ एक आदर्श बात कहनी होगी कि किन्हें आप मंद अभिक्रिया कहें और किन्हें आप तीव्र अभिक्रिया कहें। तो ये कहते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिनको होने में 10 की घात -10 सेकंड, जिसे आप गणित की भाषा में लिख सकते हैं 1/10 की पावर 10वें हिस्से में सेकंड की जो अभिक्रियाएं हो जाए, तो वे अभिक्रियाएं जिनके होने के लिए 10 की घात -10 सेकंड से कम समय का लगता है उन्हें आप तीव्र अभिक्रिया कह देते हैं। मैंने आपको बताया वह अभिक्रिया जिन्हें होने में 10 की घात -10 सेकंड से कम समय लगता है उन्हें हम तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। और जिन अभिक्रियाओं को होने में 10 की घात -10 सेकंड से ज्यादा समय लगता है उन्हें हम मंद अभिक्रियाएं कह देते हैं। यानी कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती है जिनमें क्रियाकारकों को मिलाते ही उत्पाद बन जाते हैं, तो वे अभिक्रियाएं आपके लिए तीव्र अभिक्रियाएं। जबकि कुछ अभिक्रियाएं ऐसी हैं जिनसे क्रियाकारकों से उत्पाद बनने में कुछ घंटों का समय लग जाता है, कुछ दिनों का समय लग जाता है, कुछ महीनों का समय लग जाता है या कुछ सालों का समय लग जाता है। ऐसी अभिक्रियाओं को आप मंद अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम समझने की कोशिश करें, हम एक शब्द सुनते हैं। हमने पढ़ा था रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण, लोहे की जंग। हमने पढ़ा था कि लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, यानी यहाँ एक रासायनिक अभिक्रिया होती है जिससे लोहे पर जंग लगती है। लोहे की जंग क्या होती है? लोहे पर एक लाल भूरे रंग की पपड़ी जमा हो जाती है। इसी को आप क्या कहते हैं? लोहे की जंग कहते हैं। लोहे पे जंग ये रातों रात नहीं लग जाती कि रात को आपने लोहा बाहर रखा सुबह जंग लगी हुई तैयार मिलेगी। इसे होने में कई दिनों कई महीनों का समय लग जाता है। होता क्या है मैं आपको बताऊं। आपको मालूम है कि कोई भी धातु हो उसकी सतह शुरू में चमकदार होती है, धीरे धीरे धातु की वो चमक चली जाती है। हमारे घरों में लोहे की टैन लाई जाती है, वो टैन जो है वो शुरू में चमकती है, महीना 15 दिन निकल जाते हैं तो उनकी चमक खत्म हो जाती है, अब उनसे कोई चमक नहीं आती। ऐसा क्यों होता है?
धातुएं जो होती है वो वायुमंडल की ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं और उनसे क्रिया करके अपने ऊपर एक धातु ऑक्साइड की परत बना लेती है। इस परत के कारण ही धातु की चमक चली जाती है, वो मलिन हो जाती है, चमकहीन हो जाती है। तो लोहे का प्रतीक होता है बेटा Fe, फेरम। लैटिन नाम है फेरम, तो फेरम से Fe इसका प्रतीक बना, ये लोहा है। वायुमंडल में कौन सी गैस है जो इससे क्रिया करती है? ऑक्सीजन। और ये लोहा और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके एक लोहे का ऑक्साइड बनाते हैं जिसको आप फेरिक ऑक्साइड कहते हैं। मैं आपको बताऊं, लोहा या आयरन जिसे आप फेरम भी कहते हैं, ये दो तरह के आयन बनाता है, एक Fe2+, एक Fe3+। जिस पर आवेश कम है उसे कह देते हैं फेरस, और जिस पर आवेश ज्यादा है उसे कह देते हैं फेरिक। यानी Fe2+ को फेरस कहते हैं और Fe3+ को फेरिक। तो लोहा ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाता है और वो ऑक्साइड बनता है फेरिक ऑक्साइड। तो जब आप फेरिक ऑक्साइड बनाएंगे तो फेरिक में Fe की संयोजकता होती है 3 और ऑक्सीजन की संयोजकता होती है 2। 9वीं क्लास में आपके ये सूत्र बनाना आता है। सूत्र बनाते हैं तो संयोजकताएं बदल जाती हैं। ऑक्सीजन की 2 Fe के साथ आ जाती हैं और Fe की 3 ऑक्सीजन के साथ चली जाती हैं और आपको मिलता है Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड। तो क्या होता है? लोहा ऑक्सीजन से क्रिया करके फेरिक ऑक्साइड बनाता है। अब आपको मालूम है ये लोहे पर ऑक्साइड की परत जमा हो गई। जंग कब अधिक लगती है? बरसात के दिनों में। तो बरसात के दिनों में लोहे पर जंग अधिक लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि बरसात के दिनों में बनने वाला ये लोहे का जो ऑक्साइड है ये नमी को सोख लेता है। नमी क्या है? पानी, और पानी का सूत्र क्या है? H2O। तो जो Fe2O3 वहां बना है, बरसात के दिनों में या अन्य दिनों में जब भी वातावरण में उसको नमी मिलती है, पानी मिलता है, तो ये इन पानी के अणुओं से जुड़ जाता है और एक लाल भूरे रंग की पपड़ी बनती है। तो इस लोहे के ऑक्साइड में ये जल जुड़ गया, ये जल योजित ऑक्साइड हो गया। इस लाल भूरे रंग की पपड़ी को ही आप कह देते हैं लोहे की जंग। तो जब लोहा ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो फेरिक ऑक्साइड बनता है। आपको इसे बैलेंस करना है। आपको मैंने बताया था कि पहला काम क्या है? हिट एंड ट्रायल मेथड, अनुमान विधि से आप संतुलित कीजिए। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़कर अन्य तत्वों को बैलेंस कीजिए। तो पहले समीकरण में अन्य तत्व है लोहा, जो यहाँ 2 है और यहाँ 1, तो आप यहाँ क्या करेंगे? 2 करेंगे। 2 करते ही आपका लोहा क्या हो गया? 2 हो गया। अब ऑक्सीजन पे ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, तो 2 और 3 दोनों एक पहाड़े में नहीं आते। तो ऐसे में संतुलित करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जहां 2 है वहां 3 से गुणा करना पड़ेगा और जहां 3 है वहां 2 से। ऐसा करते देखिए क्या होगा? 3 दूनी 6, 6 ऑक्सीजन और 2 तिया 6, 6 ऑक्सीजन हो गया। इसी तरह से लोहा देखिए, अब 2 दूनी 4 हो गया है, तो आप इसे भी यहाँ क्या कर देंगे? 4 कर देंगे। अब ये आपका समीकरण संतुलित हो गया है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो मैंने आपको पार्ट 1 में भाग 1 में बताया था, उसके अनुसार यह अभिक्रिया बिल्कुल संतुलित है। 4 लोहे यहाँ है, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन, 2 तिया 6 ऑक्सीजन। अब जो आयरन का ऑक्साइड बना है ये किससे जुड़ गया? जल के अणुओं से। वायुमंडल में उपस्थित नमी कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है। वायुमंडल में जल के 1 अणु, 2 अणु, 3 अणु, 4 अणु, 5 अणु, 8 अणु, 10 अणु, कितने भी अणु हो सकते हैं जो इस लोहे के ऑक्साइड से जुड़ सकते हैं। सॉरी, तो सपोज कीजिए वो जल के अणु 1, 2, 3, 4 अणु के क्या है? X है, तो यहाँ भी कितने कर दीजिए? X। वो सभी जल के अणु इस आयरन के ऑक्साइड से जुड़ते हैं और एक लाल भूरे रंग की पपड़ी बना लेते हैं, जिसको आप लोहे की जंग कहते हैं। तो इसको होने में कई दिनों और महीनों का समय लगता है। तो लोहे पर जंग लगना आपके लिए कैसी अभिक्रिया हो गई?
मंद अभिक्रिया। तो आपसे कोई पूछ ले मंद अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसका एक उदाहरण दीजिए। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें क्रियाकारकों से उत्पाद बनने में 10 की घात -10 सेकंड से अधिक का समय लगता है, उन्हें मंद अभिक्रिया कहते हैं। कुछ मंद अभिक्रियाओं को होने में कई दिनों, कई महीनों या कई सालों का समय भी लगता है। जैसे लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, तो आप इसका समीकरण वहां लिख के दे सकते हैं। किस प्रकार पहले लोहा वायुमंडल की ऑक्सीजन से क्रिया करके लोहे का ऑक्साइड बनाता है, जो वायुमंडल से नमी को अवशोषित करता है और लाल भूरे रंग की पपड़ी बदल जाता है, जिसे लोहे की जंग कहते हैं। तो ये मंद अभिक्रिया का सबसे साधारण उदाहरण आपके लिए हो सकता है। दूसरा, तीव्र अभिक्रिया। तीव्र कौन सी? वह रासायनिक अभिक्रिया जिनको होने में 10 की घात -10 सेकंड से कम समय लगता है, उन्हें तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। और इसका सबसे सिंपल एग्जांपल है उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण में मैंने क्या बताया था आपको कि जब एक प्रबल अम्ल एक प्रबल क्षार से क्रिया करता है तो लवण और जल बनते हैं, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो जो उदाहरण आपने उदासीनीकरण में याद किया था, उसे आप तीव्र अभिक्रिया में भी लिख सकते हैं। उदासीनीकरण में आपने देखा था HCl, जिसे आप कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये एक प्रबल अम्ल है। तो जब ये प्रबल अम्ल, स्ट्रॉन्ग, ताकतवर अम्ल क्रिया करता है प्रबल क्षार, और उसका सबसे सिंपल उदाहरण है आपके साबुन में उपस्थित कास्टिक सोडा, जिसको रासायनिक रूप से आप कहते हैं Na के लिए सोडियम, OH के लिए हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जब प्रबल अम्ल HCl प्रबल क्षार NaOH से क्रिया करता है, तो देखिए क्या होता है। मैंने बताया था आपको किसी भी यौगिक का पहला भाग प्लस, दूसरा भाग माइनस, इसका भी पहला प्लस और दूसरा माइनस। जब क्रिया होती है तो इसका माइनस इसके प्लस के साथ चला जाता है। देखिए क्या निकल गया, NaCl नकल हो गई और ये बन गया H2O, पानी। तो NaCl नमक आपका लवण है, सोडियम क्लोराइड, और साथ में H2O क्या है, जल है। तो मैंने आपको बताया था वह रासायनिक अभिक्रिया जहां प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार आपस में क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो ये अभिक्रिया होने में 10 की पावर -12 सेकंड लगते हैं। और मैंने आपको कहा है जहां भी 10 की पावर -10 सेकंड से कम समय लगे, वही अभिक्रिया आपके लिए क्या है, तीव्र है। तो 10 की पावर -12 और -12 है, इसलिए ये 10 की पावर -10 से कम समय हो गया। तो 10 की पावर -12 सेकंड में हुई, यानी इससे कम समय हुई, अतः उदासीनीकरण एक तीव्र अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, अब हम पढ़े अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया और उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया के लिए हमने एक बात कही थी कि प्राय ये परिवर्तन स्थायी होते हैं। जब रासायनिक परिवर्तन पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि ये परिवर्तन प्राय स्थायी होते हैं, अर्थात इनमें अगर एक बार क्रियाकारक से उत्पाद बन जाए तो पुनः उत्पाद से क्रियाकारक को प्राप्त नहीं किया जा सकता। ऐसा अक्सर होता है। जब भी हम किसी चीज का दहन करते हैं, किसी चीज को जलाते हैं, तो वास्तव में हम उसका रासायनिक परिवर्तन कर रहे हैं। जब आप जलाते हैं तो क्या होता है, वो चीज जलकर के राख हो जाती है, और राख से वापस उस चीज को आप प्राप्त नहीं कर सकते। कोयला होता है, कोयले में उपस्थित कार्बन वायुमंडल की ऑक्सीजन से क्रिया करता है और जलकर के गैस बना लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ठोस कार्बन होता है, ऑक्सीजन गैस से क्रिया करता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना लेता है। कोयले के दहन से जो राख बनती है उससे आप उन्हें कोयला नहीं पा सकते। तो देखिए यहाँ दो क्रियाकारकों से एक उत्पाद, यह योगात्मक का भी उदाहरण था। तो योगात्मक अभिक्रिया के इस उदाहरण को यहाँ आप अनुत्क्रमणीय में डाल दीजिए कि किसी भी चीज को जलाएंगे, जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी, अब उसे वापस प्राप्त नहीं कर सकते। तो दहन एक अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का साधारण सा उदाहरण है, जिसमें क्रियाकारक आपस में क्रिया करके उत्पाद तो बनाते हैं, लेकिन उत्पाद से पुनः क्रियाकारक प्राप्त नहीं किया जाता है। और ऐसी अभिक्रियाओं को क्रियाकारक से उत्पाद की ओर
एक तीर के निशान से दिखाया जाता है। अब बात आती है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। सामान्य परिस्थितियों में रासायनिक अभिक्रियाएं उत्क्रमणीय नहीं होती, लेकिन कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी भी होती हैं जिनमें क्रियाकारक आपस में क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं और वही उत्पाद पुनः क्रियाकारक का निर्माण करते हैं। तो जब क्रियाकारक से उत्पाद बन गया और वो उत्पाद वापस क्रियाकारक बना रहे हैं, इसका मतलब यह अभिक्रिया कभी खत्म ही नहीं होती। जो उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं हैं इनको पूरा होने में अनंत समय लगता है। जैसे हमने एक अभिक्रिया पढ़ी थी योगात्मक के उदाहरण में कि नाइट्रोजन एक गैस है जो दूसरी गैस हाइड्रोजन से क्रिया करती है और एक तीसरी गैस अमोनिया का निर्माण करती है। ये जो अभिक्रिया है ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, जिसमें दोनों क्रियाकारक आपस में मिलकर अमोनिया बनाते हैं। तो क्रियाकारकों से उत्पाद बनने की इस अभिक्रिया को आप बोलते हैं अग्र अभिक्रिया। और उसी वक्त ये अमोनिया टूटकर वापस से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बनाती है, तो इस अभिक्रिया को कहते हैं पश्च अभिक्रिया। तो यहाँ दो अभिक्रिया हो रही है, क्रियाकारक से उत्पाद का बनना अग्र और उत्पाद से पुनः क्रियाकारक का बनना पश्च। ऐसी अभिक्रिया को हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। जितना क्रियाकारक उत्पाद में बदल रहा है उत्पाद उतना ही वापस क्रियाकारक बना रहा है, यानी यह अभिक्रिया कभी पूरी नहीं होगी, चलती ही रहेगी। तो उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के होने में अनंत समय लगता है। साथ ही क्रियाकारक से उत्पाद बनता है, उत्पाद पुनः क्रियाकारक बनाता है, यानी क्रियाकारक की मात्रा इनमें कभी भी शून्य नहीं होती है। तो ये अनुत्क्रमणीय और उत्क्रमणीय अभिक्रिया के उदाहरण हो गए। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया वे थी जिनमें क्रियाकारक उत्पाद बनाते हैं लेकिन उत्पाद से पुनः क्रियाकारक नहीं बनते। उत्क्रमणीय वे थी जिनमें क्रियाकारक से उत्पाद और उत्पाद से पुनः क्रियाकारक बनता है। अनुत्क्रमणीय को इकहरे तीर के निशान से दर्शाया था, उत्क्रमणीय को दोहरे तीर के निशान से दर्शाते हैं। ऊपर वाला तीर का निशान अग्र अभिक्रिया को और नीचे वाला पश्च अभिक्रिया को बताता है। साथ ही समझने वाली बात आपके लिए क्या है? समझने वाली बात यह है कि जो आपका अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है इसमें क्रियाकारकों की मात्रा शून्य हो जाती है क्योंकि पूरी तरह से उत्पाद में बदल जाते हैं। लेकिन उत्क्रमणीय अभिकारकों में क्रियाकारकों की मात्रा कभी भी शून्य नहीं होती है। तो इन्हें पूरा होने में एक निश्चित समय लगता है अनुत्क्रमणीय को, और उत्क्रमणीय को पूरा होने में अनंत समय लगता है। तो ये आज हमने पढ़ी मंद और तीव्र अभिक्रियाएं क्या है, अनुत्क्रमणीय व उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं क्या है। इसी के साथ ही हमारी अभिक्रियाओं के प्रकार का एक और भाग पूरा हुआ। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे हमारे अगले पार्ट में, पार्ट 4 में मैं आपके लिए लेके आऊंगा ऑक्सीकरण, अपचयन व रेडॉक्स अभिक्रिया। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसे समझने के लिए हमें पूरा प्रयास करना होगा। कठिन टॉपिक है लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको सरल से सरल तरीके से उस टॉपिक को समझा सकूं, और उस टॉपिक को पढ़ने में हमें 40 से 45 मिनट का समय चाहिए। इसलिए आज की क्लास हम मंद, तीव्र, अनुत्क्रमणीय और उत्क्रमणीय अभिक्रिया पे रोकेंगे, और इसके बाद पार्ट 4 में हम पढ़ेंगे ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया। तब तक अपनी बुक से आप अनुत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, मंद व तीव्र अभिक्रियाएं और जो पहले अभिक्रिया के 5 रूप मैंने आपको बताए थे, योगात्मक, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन और उदासीनीकरण को घर पे पढ़ें। फिर मिलेंगे, तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय